ये सभी टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, चाहे टेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्वेश्चन टैग हो, वॉइस हो, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल, कंडीशनल, इन्वर्जन का केस भी मैं आपको सिखाऊंगा, जेरेंड और इन्फिनेटिव का कंसेप्ट भी आप सीखेंगे, प्रीपोजिशन के सवाल होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव मूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा एंड मैनी मोर। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए टोटल कवरेज देगा। इसलिए वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना, उसका रूल सुनना, और पूरी वीडियो देखने के बाद एंड में अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा नेक्स्ट सेट आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम ब्लैंक ही स्लिप्ड। मतलब रूम के अंदर एंटर करा ही था कि वो फिसल गया। हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्कार्सली के साथ, एंड स्कार्सली इज अ नेगेटिव एडवर्ब। इसी की तरह 3 और नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। पहला तो हो गया स्कार्सली, दूसरा है हार्डली, HARDLY, थर्ड वन इज बेयरली, BARELY, एंड फोर्थ वन इज नो सूनर, नो SOONER। इन चारों का रूल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, जब भी आपका सेंटेंस इन चारों के साथ स्टार्ट हो तो इनके बाद केस ऑफ इन्वर्जन लगता है। पहला पॉइंट, मतलब आमतौर पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इन सब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे हैड है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है, जैसे एंटर्ड। उसके बाद रूल नंबर 2, जब भी ये वर्ड्स आपको दिखें और इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमेशा पास्ट के 2 एक्शंस का जिक्र होगा, और उन दोनों एक्शंस में से जो एक्शन पहले होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, यानी हैड का यूज़ होता है। तो ये पहले रूम के अंदर एंटर करा, ये है पहला काम, इसलिए हैड यहाँ पे लगा। और दूसरा काम हुआ कि ये फिसल गया, तो जो दूसरा काम होता है उसे सिर्फ सिंपल पास्ट में छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे केवल स्लिप्ड लिख दिया हमने, हैड स्लिप्ड नहीं लिखा है, ध्यान रखो। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हम कनेक्टर कौन सा यहाँ पे सेट करें इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। जब भी आपको स्कार्सली, हार्डली और बेयरली दिए हुए हों तो इनके बाद हमेशा हैड लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा है, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड कनेक्टर जो होगा वो हमेशा वैन रहेगा। किसके साथ? स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के साथ। एंड फिर उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैन। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही स्लिप्ड। अब नो सूनर का रूल हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नो सूनर हैड दे फिनिश्ड द मीटिंग ब्लैंक दे लेफ्ट। मतलब जैसे ही उन्होंने मीटिंग ख़त्म करी वो चले गए। सेंटेंस शुरू हुआ नो सूनर के साथ, एक नेगेटिव एडवर्ब है, पास्ट के 2 एक्शंस का जिक्र हो रहा है। पहला एक्शन है कि उन्होंने मीटिंग ख़त्म करी, तो यहाँ पे हमने हैड लगा दिया, हैड दे फिनिश्ड। और दूसरा एक्शन है वो चले गए, तो दे लेफ्ट, सिर्फ सिंपल पास्ट में आया लेफ्ट। फिर जब भी आप नो सूनर के बाद कोई कनेक्टर फिल करने जाओ तो गलती से भी वैन का सिलेक्शन मत करना, क्योंकि नो सूनर का स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, उसके बाद हैड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आता है दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है या पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, उसके बाद आता है देन, उसके बाद आएगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है, लेफ्ट, जैसे कि आप देख रहे हो। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी बना, देन। नो सूनर हैड दे फिनिश्ड द मीटिंग देन दे लेफ्ट। देन वी हैव क्वेश्चन 3, आई विश आई ब्लैंक टोल्ड हिम द ट्रूथ अर्लियर। मतलब काश मैंने उससे पहले सच बता दिया होता। देखो, ये जो आई विश वाला स्ट्रक्चर होता है ये एक स्पेशल केस होता है। इनमें आपको प्रेजेंट के टाइम में रिग्रेट होता है, किसका? पास्ट में कुछ एक्शन ना कर पाने का। जैसे यहाँ पे इसे प्रेजेंट में रिग्रेट हो रहा है कि इसने काश उसे पहले सच बता दिया होता, यानी पास्ट में सच बता दिया होता। तो इसका स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि पहले आई विश आता है, जैसा कि यहाँ पे है, फिर सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ आई है, फिर आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट। तो हम ऑप्शन ए हैड को यहाँ पे सही करेंगे। आई विश आई हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ अर्लियर, यानी जब अफसोस या पछतावा होता है किसी पास्ट सिचुएशन के लिए, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के जो भी रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, यानी आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो भी ये क्वेश्चन
एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एग्जामिनर कैसे आपको आने वाले रूल्स में से ही लूप होल्स खोजता है और आपको ट्रिक कर देता है एग्जाम्स में। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन फोर्थ, द नंबर ऑफ पीपल हु ब्लैंक अप्लाइंग फॉर दिस जॉब ब्लैंक इंक्रीजिंग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने ये रूल पढ़ रखा है कि द नंबर ऑफ के बाद एक प्लूरल नाउन आएगा और फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो सिर्फ सिंगुलर ही होगी। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इज़ लगा देना चाहिए ना, द नंबर ऑफ पीपल हु इज़ अप्लाइंग, ऐसा करना चाहिए। तो ऑप्शन ए या डी में से कोई एक आंसर होगा, बट नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ये रूल सिर्फ तभी तक सही है जब तक आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन गिवन ना हो, जैसे हु, होम, होज, विच और दैट। इनका नियम थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिले तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब केवल इसके आगे जो भी नाउन गिवन है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे यहाँ पीपल है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आर ही आएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब ब्लैंक इंक्रीजिंग। यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये एक रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करता है, तो जहाँ तक भी ये रिलेटिव क्लॉज चलता है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहती है, और उसके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिपेंड करती है हमारे रूल के ऊपर, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पे इस जगह पे आती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ऑफिसर वॉज रिलीव्ड ब्लैंक हिज ड्यूटीज आफ्टर द स्कैंडल। यानी घोटाला पकड़े जाने के बाद ऑफिसर को उसके सभी कर्तव्यों से, ड्यूटीज से बर्खास्त कर दिया गया। देखो, रिलीव्ड जो ये वर्ब है इसको जब भी आप पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ करोगे, यानी वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, तो उसके बाद केवल प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करा जाता है ये बताने के लिए कि किसी को ऑफिशियली उसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या पोस्ट से हटा दिया गया है। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर मदर ब्लैंक अफ्रेड। मतलब ना केवल बच्चे बल्कि उनकी माँ भी डर गई। क्वेश्चन में आपको दिखेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, इनके केस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा नॉट ओनली के बाद और दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा बट ऑल्सो के बाद। एंड मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा रखा है कि इन द केस ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग सेट होती है, यानी मदर के अकॉर्डिंग। मदर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो ऑप्शन बी इज हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवंथ, आई लुक फॉरवर्ड टू ब्लैंक फ्रॉम यू सून। हियर, हियरिंग, बी हियरिंग या हर्ड। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू लिखा हुआ है, तो वी शुड राइट द वर्ब इन बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बट नो, दिस इज रॉन्ग। लुक फॉरवर्ड टू ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिरंड फॉर्म में ही रहता है, ना कि बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में। ये वो वाला टू नहीं है जिसके बाद वर्ब अपनी प्लेन फॉर्म में रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इफ शी ब्लैंक हार्डर शी कुड हैव पास्ट। सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ के साथ, यहां पर है कुड, फिर है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुड, वुड, माइट हो, फिर हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये पहचान है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमें पास्ट के लिए रिग्रेट होता है, यानी अगर ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। पहले ये देखो, रूल ऑफ थर्ड कंडीशनल यानी पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन, इसमें सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, फिर पास्ट परफेक्ट आता है, तो इस ब्लैंक में ऑप्शन ए हैड स्टडीड आएगा, उसके बाद आता है वुड, कुड, माइट, यहाँ पे कुड है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बन गया। सेंटेंस था थर्ड कंडीशनल का, ये है स्ट्रक्चर। चाहो तो पॉज करके पढ़ लो अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल ब्लैंक ही नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लिटिल के साथ, ये एक नेगेटिव एडवर्ब है। जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं अगर उनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं, तो हमेशा ही केस ऑफ इन्वर्जन लगता है। केस ऑफ इन्वर्जन मैंने आपको समझा रखा है कि क्या होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, ठीक। तो यहाँ पे इन चारों में से कोई एक आएगा। अब इसका सिलेक्शन कैसे करें? तो देखो, सेंटेंस को और पढ़ो आगे, तो वॉज गोइंग लिखा है। वॉज गोइंग क्या बताता है? पास्ट कंटिन्यूस का केस है ये। और पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पे दिखने का मतलब है कि पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में ही चलेगा। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो पास्ट के ही अकॉर्डिंग सेट करी जाएगी। तो लिटिल, ऑप्शन ए, डिड, लिटिल डिड ही नो। यहाँ पे नो इसलिए आया क्योंकि डू डज डिड इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो लिटिल डिड ही नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे तो केवल लिटिल दिया गया है, लेकिन एग्जाम्स में इसी की तरह और भी ढेर सारे नेगेटिव एडवर्ब्स आते हैं। तो ऐसे ही 12 मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अलावा आपको शायद ही कोई और देखने को मिलेगा एग्जाम में कभी। ये हैं वो सारे। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो अच्छे से। अब इनकी स्पेशलिटी भी मैं आपको बताता हूँ। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली और नो सूनर, इन चारों को छोड़ के जितने भी 8 हैं ये बाकी, इन सबको किसी भी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने पढ़ रखा है कि इनके साथ वैन या देन जो है वो फॉलो होता है, बट इनमें ऐसा कोई केस नहीं होता। इनमें सिर्फ जो इन्वर्जन का रूल है वही इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको समझा रखा है। इन्वर्जन का रूल सभी में लगता है, लेकिन इन 8 में केवल उसी का ही टेस्ट करा जाता है आपको। फिर दूसरी चीज़, ये जो 4 हैं, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली और नो सूनर, इनमें पास के 2 इवेंट्स का जिक्र होता है। ऐसी स्ट्रक्चर पे इनके सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ एक पास परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास में होगा। बस इतना ध्यान रखना, बाकी ये सेट है क्वेश्चन। आप चलते हैं 10th पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। आई ऑब्जेक्ट टू ब्लैंक द प्रपोजल, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग या एक्सेप्टेड। तो देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू लिखा है, इसके बाद हमें ये टू को देखकर बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी। ओनली यूज़ जिरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब इसी तरह के मैं आपको कुछ और केसेस बता देता हूँ जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपका कोई भी इनमें से एग्जाम में आ जाए। तो सी, लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, जिरेंट फॉर्म आया। बी यूज टू, ही इज़ यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यूज टू के बाद भी वेकिंग है, यानी जिरेंट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट टू, दे ऑब्जेक्ट टू बिल्डिंग अ मॉल, बिल्डिंग यहाँ पे क्या है, एक जिरेंट फॉर्म है वर्ब की। फिर कन्फेस टू, देखो ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स ऐसे। शी कन्फेस टू स्टीलिंग द मनी, यहाँ पे भी देखो स्टीलिंग लिखा गया, ये क्या है, जिरेंट फॉर्म है वर्ब की। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 11th। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ब्लैंक आई हैव एवर टॉट, यानी वो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, सबसे बेहतर स्टूडेंट है जिसे मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन फिट करना है जो कि इस स्टूडेंट नाउन को जस्टिफाई करे। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, जब भी आपको एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव मिले, जैसे यहाँ पे बेस्ट है, इसी तरह बिगेस्ट होता, हैप्पीएस्ट होता, लार्जेस्ट होता, जिसमें भी EST आता है पीछे बेसिकली, ऐसा केस का कोई भी एडजेक्टिव मिलता है और उसके बाद नाउन है, वो नाउन चाहे कोई इंसान ही क्यों ना हो, कोई पर्सन ही क्यों ना हो, हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन इस जगह पे यूज़ होगा उस नाउन के बाद, वो होगा दैट, ना कि हु या होम। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। ही डिनाइड ब्लैंक द कीज, यहाँ पे हमें एक वर्ब दी गई है डिनाइड, और इसके तुरंत बाद हमें एक और वर्ब सेलेक्ट करनी है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी आपको एक वर्ब के तुरंत बाद कोई दूसरी वर्ब फिल करनी है, तो वो सिर्फ 2 ही रूप में हो सकती है, या तो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या फिर ING फॉर्म में यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। इन्हीं 2 फॉर्म्स में रह सकती है। तो ये जो डिनाइड है, इसके बाद हमेशा वर्ब अपनी फोर्थ फॉर्म में रहती है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ही डिनाइड टेकिंग द कीज़। अब देखो, एग्जाम्स में इस डिनाइड की तरह ही और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आपको ध्यान रखना है कि वर्ब फोर्थ फॉर्म में ही रहेगी। तो वो भी मैं आपको कुछ PYQs के एग्जाम्पल्स करा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, जैसे कि डिनाई, डिनाइड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, एडमिट, एडमिटेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है चीटिंग, अवॉइड, अवॉइड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, इन्जॉय, इन्जॉय प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सजेस्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिए, कंसिडर और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जो भी वर्ब आप यूज़ करोगे वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फॉर्म में यानी ING फॉर्म में रहेगी। तो आप मेक श्योर करें कि एक बार स्क्रीन को पॉज करके इन्हें रीड कर लें, क्योंकि यही जो है बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। अ 5 स्टार होटल ऑफर्स मोर देन ब्लैंक एवरेज वन। ये क्वेश्चन है आर्टिकल चॉइस करने का। यहाँ पे वर्ड दिया है एवरेज एंड इससे जस्ट पहले ब्लैंक में हमें आर्टिकल भरना है। तो एवरेज एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है एंड मैंने आपको आर्टिकल के रूल्स में पढ़ा रखा है कि जब भी कोई वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम आर्टिकल एन चूज़ करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 2 वीडियोस हैं, 100 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, उनमें लेटेस्ट से लेटेस्ट रूल्स उसमें कवर्ड हैं। साथ ही इसके बाद मैं आर्टिकल की एक नई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें और भी जो रिसेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड विच इज़ अ नाउन अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक नाउन है, वही हमें बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए को देखो, मार्वलस। जिस भी शब्द के पीछे OUS आता है वो एक एडजेक्टिव होता है। देन सी, हाइड। हाइड एक वर्ब है जो कि छुपने के एक्शन को बताता है। फिर डी, स्विफ्टली। 99% ऑफ द केसेस में जिस भी शब्द के पीछे LY लगा होता है वो एक एडवर्ब ही होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बी को देखो, मेंबरशिप। तो मैंने आपको नाउन सफिक्स की वीडियो में समझा रखा है कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर SHIP है यानी शिप लगा है तो वो एक नाउन होता है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सारे ही नाउन सफिक्स जितने भी एग्जाम्स में यूज़ होते हैं वो सब गिवन है एंड उनके PYQs भी गिवन है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस वहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15। चूज द वर्ड विच इज़ एन एडजेक्टिव अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इनमें से एक एडजेक्टिव है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बुक्स को देखो। बुक्स एक नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। विंटर, विंटर भी एक नाउन है। ये हमारे 4 सीजन्स में से एक सीज़न का नाम है, और मैंने आपको नाउन में पढ़ा रखा है कि किसी भी चीज़ के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। फिर डी, टर्मिनेट को देखो। टर्मिनेट एक वर्ब है जो किसी चीज़ को ख़त्म या एंड करने के एक्शन को बताता है, तो ये तीनों हमारे आंसर्स नहीं हैं। ए, फेटल। किसी भी शब्द के एंड में आपको AL लगा मिले वो एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब, फेटल का मतलब होता है घातक। तो सिंस इट इज़ एन एडजेक्टिव इट विल डेफिनेटली क्वालिफाई अ नाउन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ईच अदर। ये ईच अदर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मैंने आपको ये समझाया हुआ अच्छे से कि एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। वन अनदर, ANOTHER, वन अनदर। ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ईच अदर का यूज़ आप करते हो जब 2 लोगों के बीच में आपस में म्यूचुअल में कोई एक्शन का एक्सचेंज हो, और वन अनदर का आप यूज़ करते हो जब 2 से ज़्यादा लोगों का आपस में कोई भी एक्शन एक्सचेंज हो। आप चलते हैं 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। ही सेड आई कैन डू इट। वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो यहाँ पे सेड है, सेड के बाद अगर टू होता तब हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, नहीं है तो केवल सेड रहेगा और जो इन्वर्टेड कॉमा है ये डैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे आई, एंड रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ये भी ही बन जाएगा। फिर है मॉडल कैन। मॉडल हमेशा अपनी पास्ट फॉर्म में चले जाता है, अगर कैन है तो ये कुड बन जाएगा। और डू जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं, और इट एज इट इज रहेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही कुड डू इट। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ये सवाल एक्टिव पैसिव वॉइस का है। दे मेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम। दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन एक्टिव वॉइस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वन। तो देखो सबसे पहले हम 2 ही पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे? पहला पॉइंट, वर्ब को देखो, मेड लिखा है यहाँ पे। मेड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, एंड जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इस वॉज या वर्ब में से किसका सिलेक्शन करें ये किस पे डिपेंड करेगा, तो जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में वो। अब ये पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी ये जो दे है यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनता है, बल्कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे हिम, ये बनेगा सब्जेक्ट यहाँ पे आगे।
तो प्रोनाउंस मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट केस में हिम जब होता है उसका सब्जेक्टिव रूप बनता है ही, तो ही आएगा सब्जेक्ट, और ही क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करेगी इसके बाद। एंड द ओनली सच ऑप्शन इज सी, इन विच वी कैन सी वॉज मेड। सो दिस इज द आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। शैल वी, वोंट वी, विल वी या शैल आई। तो देखो आपको गिवन है लेट्स, और क्वेश्चन टैग के रूल में मैंने आपको बता रखा है कि लेट्स हो या लेट अस लिखा हो, लेट अस, ये दोनों के दोनों सेम ही चीज़ हैं। इस जगह पे ये जो अस का यू होता है ना, जिसमें वॉवल साउंड आती है अ की, उसको हटा के अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देते हैं और एस को लिख देते हैं उसके बाद, तो बात एक ही है। इनके बाद आपको हमेशा शैल वी का क्वेश्चन टैग बनाना है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। बट अगर अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे हिम आ गया, हर आ गया, देम आ गया, इट आ गया, तो फॉलो होता है विल यू, WILL, विल यू। ये बनता है क्वेश्चन टैग। ये दो डिफरेंट केसेस हैं, इनको ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल नेगेटिव एडवर्ब्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन टैग का सवाल है। देखते हैं। लिटिल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द प्रोजेक्ट। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर हमें स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं दिख रहा है, यानी पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो टैग हम बना देंगे क्या, नेगेटिव। तो वॉजंट इट हमारा सही हो जाएगा ए, बट नो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे दूसरा रूल लगेगा। देखो रूल ये कहता है कि अगर आपके स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड है तो उसका टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा। अब इस रूल में ज़्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में अगर हमें नो दिख गया, नॉट दिख गया, नेवर, नथिंग, नोबडी, एटसेट्रा वर्ड दिख गए जिनमें एन आता है, तो ही वो नेगेटिव होता है और इन्हीं का टैग पॉजिटिव बनता है। बट ये हाफ नॉलेज है। इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, और इनका टैग जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा। तो कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? लिटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली, सेल्डम, एटसेट्रा। इन सब के साथ हमें टैग जो है पॉजिटिव बनाना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, वॉज इट। लिटिल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द प्रोजेक्ट, वॉज इट। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। द हाउस अलॉन्ग विथ इट्स कंटेंट्स ब्लैंक सोल्ड। यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशनल फ्रेज गिवन है, अलॉन्ग विद, दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है ये, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट में दो सब्जेक्ट्स गिवन हैं, द हाउस और इट्स कंटेंट्स। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें सेट करनी है। तो पहले एक रूल बताता हूँ मैं आपको। देखो इस अलॉन्ग विद की ही तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके लेफ्ट और राइट में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वर्ब जो हम सिलेक्ट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट वाले यानी मेन सब्जेक्ट, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये हैं वो सारे वर्ड्स, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। ये मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके बाद जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है, नॉट विद द फ्रेज दैट कम्स आफ्टर। तो आप देखो हमारा मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे द हाउस और ये सिंगुलर है, तो हम ऑप्शन सी इसका सिलेक्शन करेंगे, द हाउस अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स इज सोल्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22। शी sang एज दो शी ब्लैंक अ प्रोफेशनल सिंगर। यानी उसने ऐसे गाया कि मानो वो एक प्रोफेशनल सिंगर हो। देखो यहाँ पे वो प्रोफेशनल सिंगर है नहीं, ये सिर्फ एक अनरियल सिचुएशन है जिससे इसकी तुलना करी जा रही है। तो ऐसे तरह के जितने भी केस होते हैं जहाँ पे हम किसी अनरियल सिचुएशन की बात करें, किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करें, किसी विश की बात करें या किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें, कुल मिला के ऐसी चीज़ों की बात हो जो रियल ना हो बिल्कुल भी, तो इन सभी केसेस में हम सबजंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। सबजंक्टिव मूड, SUBJUNCTIVE, सबजंक्टिव मूड, MOOD मूड। इसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में या तो एज दो लिखा होगा या एज इफ़ लिखा मिलेगा, या आपका क्वेश्चन इफ़ से स्टार्ट होगा या आई विश से शुरू होगा, आई विश। इन सभी में एक कॉमन रूल फॉलो होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, जैसे ही, शी या आई ऐसे ही क्यों ना हो, तो भी उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर ही फॉलो करेगा, ना कि वॉज। तो शी sang एज दो शी वर अ प्रोफेशनल सिंगर। अब मैं आपको इसी तरह के कुछ और सब्जेक्टिव मूड के प्रीवियस एग्जांपल्स दिखाऊंगा
और उसमें एक नया पॉइंट भी सिखाऊंगा। तो देखो 1 को देखो, इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। सेंटेंस हमारा इफ़ से स्टार्ट हो गया है, तो हमें पता लग गया कि सब्जेक्टिव मूड का है। सब्जेक्ट हमारा आई है, फिर भी हम वर लगाएंगे। इसी तरह 2 को देखो, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस। एज इफ है यहाँ पे, पहचान लिया सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्ट भले ही है, हमने वर लगा दिया। फिर 4 को देखो एक बार, आई विश आई वर टॉलर। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आई विश के साथ, तो हमने पहचाना कि सब्जेक्टिव मूड है और सब्जेक्ट भले ही आई है, हम फिर भी वर का यूज़ करेंगे इसके साथ। आप देखो थर्ड वाले को, ये बहुत ही स्पेशल है। देखो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा वर ही सिलेक्ट करना मिले, वर ना हो अगर तो सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ करा जाता है इसके साथ, भले ही आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में चल रहा हो। जैसे शी टॉक्स एज दो शी न्यू एवरीथिंग, यहाँ पे एज दो मिल गया हमें, तो हमने पहचान लिया कि सब्जेक्टिव मूड है। अब हमें कुछ नहीं देखना इसके आगे सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सी चल रही है, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करो। न्यू लग गया यहाँ पे। अब हम स्पॉट द एरर के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन 23 से क्वेश्चन 26 तक। सभी इन 4 क्वेश्चंस के लिए कॉमन डायरेक्शन है। ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ABCD। चूज द पार्ट विद द एरर, इफ़ नो एरर मार्क ई। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा सामने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ABCD। उनमें से जिस भी पार्ट में आपको एरर लगता है उसको सिलेक्ट करना है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो ई हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23 से। क्वेश्चन नंबर 23, नो वन नोज वाई इज शी सो रूड टू एवरीवन इन द ऑफिस। देखो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट बी के अंदर। कैसे? यहाँ पे लिखा है वाई। वाई एक WH फैमिली का वर्ड है, इसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब का एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक सेंटेंस में ये सिर्फ 2 ही जगहों पे आ सकता है, या तो सेंटेंस के शुरुआत में और या फिर एक ऑब्जेक्ट की जगह पे। दोनों ही जगहों पे इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर ये सेंटेंस को शुरू करेगा तो इसके बाद WH के बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर होगा एक सब्जेक्ट, और सेंटेंस एंड होगा एक क्वेश्चन मार्क से, तब जाके ये यहाँ पे रहेगा। वहीं अगर ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है तो पहले तो ये WH वर्ड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के अलावा किसी भी दूसरे मार्क से एंड हो सकता है, जैसे एक्सक्लेमेशन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तब ये सेंटेंस जस्टिफाइड है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है इंटरोगेटिव एडवर्ब वाई, तो ये इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करेगा। वाई इज शी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाई शी इज़, तब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। मतलब मैं मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई। यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट डी के अंदर। ध्यान से देखो, सेंटेंस शुरू हो रहा है हार्डली के साथ, एंड क्वेश्चन 1 में ही मैंने आपको समझाया है कि 4 ऐसे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जिनके बाद 2 एक्शंस फॉलो होते हैं पास्ट में, और उन 2 एक्शंस में से जो पहले होगा एक्शन वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। तो पहला एक्शन क्या है? स्टेशन पर पहुंचना, तो हाँ ये पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये सिचुएशन ओके है। फिर दूसरा, कनेक्टर जो वैन होता है उसके बाद का जो भी वर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस में भी रहेगा। तो यहाँ देखो हैज़ लेफ्ट लिखा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट्स वाई ये गलत था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट रखेंगे। अब ये सिंपल पास्ट टेंस बन गया, तो सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज विलिंग टू अटेंड द फेयरवेल फंक्शन। मतलब ना तो प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स विलिंग थे, इच्छुक थे फेयरवेल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर जो एरर है इस क्वेश्चन में वो है पार्ट सी के अंदर। एरर है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नियम का। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हो, ईदर और के पेयर को, नीदर नॉर के पेयर को, नॉट ओनली बट ऑल्सो के पेयर को, बोथ एंड, वेदर और। इनकी स्पेशलिटी होती है कि एक सब्जेक्ट इस पहले वाले के पीछे होता है और एक सब्जेक्ट इस सेकंड वाले के पीछे होता है, और वर्ब का सिलेक्शन हमेशा जो इस सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है इसी के नंबर के अकॉर्डिंग करा जाता है। मतलब अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे, और अगर सिंगुलर है तो दोनों चीज़ें सिंगुलर हो जाएंगी, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, नीदर के पीछे है द प्रिंसिपल और नॉर के पीछे है द टीचर्स,
वर्ब डिसाइड करेंगे नॉर के पीछे वाले के हिसाब से। तो टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वर, WERE, वर विलिंग टू अटेंड द फेयरवेल फंक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। एंड इस क्वेश्चन के ठीक बाद आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान मैंने आपको जितने भी ग्रामर के रूल्स सिखाए हैं उनमें से सिर्फ 2 का ही टेस्ट है ये। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना, इससे आपकी ग्रामर की जो नॉलेज है उसका टेस्ट हो जाएगा, कितना आपने रेटिंग किया है इस वीडियो से। फिर इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं या सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करना, क्योंकि हर एक सवाल को बहुत ही डिटेल और पूरे कंसेप्ट के साथ सही से सिखाया गया है। इससे आपके साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। एंड आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहो तो वीडियो में थम्स अप जरूर कर देना। अब क्वेश्चन 26 को करते हैं अटेम्प्ट। क्या कराए, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स टू द क्लास मॉनिटर। ध्यान से देखो, ईच ऑफ द से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहता है, बॉयज़ प्लूरल है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में रहती है। तो हैव नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा हैज़। तो एरर किस में है, बी पार्ट में। फिर सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स, देखो यहाँ पे हिज असाइनमेंट्स भी हो सकता है और हिज और हर ये भी लिखा हो सकता है। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, आपको एग्जाम में कौन सा मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आप सुनो, इसके और भी रूल्स हैं, वो मैं आपको इसी सवाल के साथ ही करा देता हूँ, जिससे यहीं पे आपको पूरा बेनिफिट मिल जाए। तो देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो चार्ट आप देखो अपने सामने। अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ या वन ऑफ के साथ, तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, ठीक। फिर रूल 2 को देखो, अगर आपका सेंटेंस ऑल, सम, मैनी, मोस्ट या नन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो ये सिर्फ हमेशा किसी काउंटेबल नाउन के लिए ही आते हैं। एंड जो भी वर्ब इनके बाद रहेगी या हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही होगी। फिर रूल 3 को देखो, मच, लिटिल या नन, अगर इनसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो नाउन जो है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल रहेगी इनके बाद। तो जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये फॉलो करेंगे, इनको फॉलो करेगा, वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। इस पूरे चार्ट को अच्छे से स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 पे। पूरी ऑनेस्टी के साथ उसे जरूर अटेम्प्ट करना। ये हैं हमारे 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 27, सेल्डम डज ही स्पीक इन पब्लिक, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। एंड क्वेश्चन 28, एवरीवन एक्सक्लूडिंग द न्यू रिक्रूट्स ब्लैंक प्रेजेंट एट द परेड। मैंने आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझाए हुए, इनके कंसेप्ट इस वीडियो लेक्चर के दौरान डिस्कस करे हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके याद से शेयर कर देना, इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वाला मिक्स ग्रामर का सेट पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ हमें सेट अच्छा लगा और ऐसे और सेट्स भी लेके आइए, तो मैं ज़रूर ऐसे सेट्स बनाऊंगा, क्योंकि बहुत वैल्यू वाले सेट्स होते हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इस तरह के मैं और भी सेट्स आपके लिए लेके आऊँगा, मुझे कमेंट में बता